पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें एरर से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि आप एरर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेशन ऑफ एरर, ठीक है, ये हम देखने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, अगर एक्सप्रेशन के टर्म में अगर आप एरर को डिवाइड करोगे तो एरर जो होता है वो 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। पहला जो होगा आपका एब्सोल्यूट एरर, जिसे हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा होगा रिलेटिव एरर, जिसे हिंदी में कहा जाता है आपेक्षिक त्रुटि। और तीसरा जो होता है परसेंटेज एरर, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि। तो ये देखने के लिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप के ऊपर में आपको डायमीटर लिखा हुआ है 2 mm, ठीक है। अगर वो एक नया पाइप होगा तो उसके ऊपर में 2 mm जब डायमीटर होगा तो आप उस पाइप के किसी भी जगह पे आप उसका डायमीटर मेजर करेंगे तो आपको 2 mm ही मिलेगा। और वहीं हमारे पास सेम टाइप का एक पाइप है जो काफी पुराना है, जो बीच से बैंड हो चुका है। अब इस पाइप का हम क्या करेंगे, डायमीटर मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर हम मेजर करने के लिए या तो वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे या स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसमें से हमने इसको 3 रीडिंग लिया, 3 अलग अलग जगह हमने इसका डायमीटर मेजर किया। तो पहली जगह जब हमने डायमीटर मेजर किया तो मेरे को रीडिंग मिला 0.8 mm। दूसरी जगह जब मेजर किया तो मेरे को मिला 1.6 mm। तीसरी जगह जब मेजर किया 1.2 mm। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हमको इरेटिक रिजल्ट मिलने चालू होते हैं, हर बार अलग अलग रिजल्ट मिलता है, तो अपने को ट्रू वैल्यू तक पहुंचने के लिए जितना भी हम रीडिंग लिए रहते हैं उसका एवरेज निकालते हैं, उससे हम ट्रू वैल्यू के करीब पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ए मीन निकाल रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता दूं, ठीक है, एवरेज या मीन जो है आपका वो औसत ही है। तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, जितने पद होते हैं उन सारे पदों का योग करते हैं, और जितने भी पद होते हैं, जितने पदों की संख्या होती है उससे उसको भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं, A1 में जैसे हमने लिया, A1 में अपने को रीडिंग मिला है 0.8 और A2 में मिला 1.6 और A3 में मिला 1.2। अभी हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालने के लिए 0.8 प्लस 1.6 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो ये करने से अपने को क्या मिल रहा है, हमारा जो भी वैल्यू रीडिंग्स लिए हैं उसका एक एवरेज निकल के आया, एक मीन निकल के आया। तो वो जो मीन है हमारा वो है 1.2 mm, ठीक है। अभी तो ये हमने जितना रीडिंग लिया था उसका मीन निकाल चुके हैं। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, हर एक रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। हर एक रीडिंग का अपना एक एब्सोल्यूट एरर का रीडिंग निकलेगा, ठीक है। तो मैं पहले A1 के लिए एब्सोल्यूट एरर का रीडिंग निकल रहा हूं, ठीक है। मैं इसको डेल, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसको फिजिक्स के टर्म में या मैथ्स के टर्म में आप डेल की तरह, इसे डेल कहा जाता है, या इसको चेंज, ये आपके चेंज को दर्शाता है या ये आपके डिफरेंस को दर्शाता है, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में आप समझते जाएंगे। उसके बाद मैंने डेल A1 तो लिखा है और इसके बीच में 2 पैरेलल लाइन खींचा है। तो ये जो 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मॉड और हिंदी में कहा जाता है मापांक, ठीक है। तो इसका खासियत क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू मोड या मापांक के अंदर आती है, जब आप उस मोड या मापांक को हटाते हो तो वो वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बाद में हटाने के बाद वो आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, डेल A1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा एवरेज आया है 1.2 और जो मेरा A1 का वैल्यू है उसको माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल सकता हूं, A मीन माइनस A1, तो उससे मेरा डेल A1 निकला। हाँ, अगर आप इसको A1 माइनस A मीन करेंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1.2 माइनस 0.8 ये मेरा हो गया 0.4। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हटने के बाद भी ये पॉजिटिव आया। अभी डेल A2 के लिए भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। 1.2 हमारा A मीन का वैल्यू है और 1.6 जो आया है वो हमारा रीडिंग है A2 का। जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव 0.4। लेकिन जब हमने मॉड हटाया वहां से तो ये नेगेटिव वैल्यू मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया मेरा 0.4। तीसरा A3 के लिए भी हमने वही किया है, A मीन का वैल्यू लिया है और उसमें से A1 को माइनस किया है तो 0 आया, ठीक है। ये तो मेरा हो गया, हर एक रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया मैंने। लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट का जब एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा मेरे को, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, या पूरे प्रयोग का जब आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपने जितने भी अलग अलग रीडिंग के लिए जो आपने एरर का वैल्यू निकाला है उसका मीन निकालना पड़ेगा।
इसे मैंने डेल ए से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहें तो इसे ए एब्सोल्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे जैसा चाहें वैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने क्या करना है अभी इन तीनों को प्लस करके इसका फिर से मीन निकालना है। तो मैंने क्या किया 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 मेरा है 0.8। इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 0.26666। तो मैं डेसिमल के 3 प्लेस तक, ठीक है डेल ए में अभी मैं क्या करूंगा, इस सारे वैल्यू का एवरेज निकालूंगा। तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरा आएगा 0.2666। अभी मैं इसको क्या करूंगा, डेसिमल के 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक आप अगर इसको प्योर करना चाहते हैं तो आपको भी पता होगा जब 5 या 5 से ज्यादा कोई वैल्यू आती है तो उसके पहले वाले दशमलव के पद के ऊपर में एक बढ़ जाता है। तो मैंने भी वही किया यहाँ पे, इसलिए 0.2667 किया है। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनल वैल्यू जो आया है ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। ठीक है, तो आप ये निरपेक्ष त्रुटि समझ गए। अभी दूसरा हम देखेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है, अभी रिलेटिव एरर क्या होता है मैं आपको वो समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, मैं इसको एरर ही नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको एब्सोल्यूट एरर मिला है ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये जो मेरा डेल ए है ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है या निरपेक्ष त्रुटि है। ये वैल्यू मैं लूंगा। ठीक है, ये मेरा वैल्यू कितना है 0.2667। ठीक है, ये वैल्यू लेने के बाद अभी मैं इसको क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, जो उसका सही मान है वो कितना है उसका 2 mm। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने से मेरे को रिलेटिव एरर मिल जाएगा। अभी हम रिलेटिव एरर जब देख रहे थे तो रिलेटिव एरर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, जो निरपेक्ष मान है और जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जो मान है उसके साथ से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा एब्सोल्यूट एरर आया था 0.2667। इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा आएगा 0.1335। इसको मैं दशमलव के 3 स्थान तक लेता हूं। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं 0.133। तो यहां से आपका रिलेटिव एरर क्लियर हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है उसमें बस आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 133 के साथ तो ये आपका परसेंटेज 100 का जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो परसेंटेज एरर आएगा वो परसेंटेज एरर हो जाएगा मेरा 13.3%। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 13.3%। तो इस तरीके से आप एरर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर से एक बार सारी चीजें रिपीट करता हूं कि सारा आपको डेफिनेशन अगर चाहिए तो डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको बुक देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए मीन निकालेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ए मीन निकालेंगे। ए मीन के लिए क्या करेंगे, A1 से लेकर आपके पास जितनी भी रीडिंग्स है उन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने n रीडिंग लिया और टोटल जितना भी रीडिंग आएगा उससे डिवाइड करेंगे। इससे आपका क्या निकलेगा, ए मीन निकलेगा। ए मीन निकालने के बाद आपको हर एक टर्म्स के लिए, ठीक है, हर एक पद के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालना पड़ेगा। मतलब आपको हर एक इसके लिए डेल A1 से लेके आपको डेल AN तक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आपको डेल A1 निकालना है तो डेल A1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए मीन जो आपने ए का मीन निकाला है उसमें से A1 को माइनस करेंगे। इसी तरीके से आप डेल A1, A2, A3, AN इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरे एक्सपेरिमेंट का जो मेरा एब्सोल्यूट एरर होगा उसको मैं डेल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितना भी डेल का वैल्यू निकाला है, हर एक रीडिंग का जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है
डेल A1 से लेके AN तक आपने जो निकाला है, इसको आपको फिर से n के साथ आप डिवाइड करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद आपको अगर रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर के लिए आप यहां से देख के ही समझ रहे हैं कि जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर रहेगा डेल A, ठीक है, और जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, इसका जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे 2 mm है, ठीक है, तो उस ट्रू वैल्यू को या ओरिजिनल वैल्यू को मैं यहाँ पे A लिखता हूं, आप चाहे इसको जो भी लिखें, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका डेल A और A है, इसके साथ सिर्फ आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। इस तरीके से आपके एरर के जो बेसिक न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि एरर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, पहले आप इसका डेरिवेशन समझ लीजिए, उसके बाद में आपको इसका प्रैक्टिकल कैसे अपन यूज करते हैं एरर के कॉम्बिनेशन के छोटे छोटे डेरिवेशन हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन का हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, मान लीजिए आप एक कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रयोग में आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग रीडिंग ले रहे हैं, दो अलग अलग पाठ्यांक ले रहे हैं, और उन दोनों पाठ्यांक को आपको या तो जोड़ना है या तो घटाना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा z है, z इज इक्वल टू है a प्लस b। ठीक है, अभी एक अलग वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं और b एक हमारा एक अलग वैल्यू है। a और b दोनों अलग अलग वैल्यू है और दोनों को अलग अलग टाइम में हमने मेजर किया है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि a में जो एरर होगा मेरा, a का जो एरर होगा वो होगा मेरा डेल a, और b का जो एरर होगा वो होगा मेरा डेल b। ठीक है, अगर a का एरर डेल a हो और b का एरर डेल b हो, ठीक है, तो जो z है, z में टोटल जो एरर आएगा वो होगा मेरा डेल z। ठीक है, तो अभी आप अगर z इज इक्वल टू a प्लस b है, तो डेल z इज इक्वल टू होगा हमारा डेल a प्लस डेल b। ठीक है, जब आप एरर को उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, अगर ये प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, अगर यहां पे अगर z इज इक्वल टू मेरा a माइनस b है, तो उसी तरीके से ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, एडिशन के केस में, या आपका सेकंड केस हो गया है सब्सट्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो यहां पे होगा मेरा डेल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल a माइनस डेल b। ठीक है, ये तो हमने देख लिया एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में आपको अलग अलग रीडिंग्स और उसमें आने वाले एरर को आप कैसे प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, अगला जो हम थर्ड नंबर देखेंगे वो मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको क्या करना होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में थर्ड जो हमारा है वो है मल्टीप्लीकेशन। अभी आप सोचो कि मल्टीप्लीकेशन का यूज आप कैसे करोगे। मान लो एक लोहे का सीट है, एक लोहे का चादर है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आपको जो जिसका भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वो आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे देगा, वो बोलेगा मेरे को 4x6 का एक लोहे का चादर चाहिए। ठीक है, अभी 4x6 बोलने का मतलब आप ये समझिए कि 4 आपका जो है वो लेंथ है, 4 जो है आपका लेंथ है, और 6 जो है वो आपका ब्रेड्थ है। ठीक है, तो आप दोनों को अलग अलग मेजर कर रहे हो, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, दोनों में अगर आपका एरर आ रहा है तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, एरर को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दो एरर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन का केस आएगा तब हम क्या करेंगे वो मैं आगे, पहले तो मैं आपको ये डेरिवेशन समझाऊंगा, डेरिवेशन के बाद आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल से हम इस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर मल्टीप्लीकेशन की केस में अगर मैं मानूं, ठीक है, मेरा z इज इक्वल टू अगर a प्लस b, ठीक है, आप इसको a माइनस b भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, z इज इक्वल टू a प्लस b ले रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में। अगला हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर आपके एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाऊंगा कहां पे हम ये जो मल्टीप्लीकेशन, एरर के मल्टीप्लीकेशन का जो यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपका
जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, ठीक है। अगर आपका जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है तो यहाँ पे डेल जेड के केस में क्या होगा, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग रीडिंग्स है, ठीक है, दो अलग अलग टाइम में लिया गया रीडिंग्स है। तो दोनों अगर रीडिंग्स के टर्म में देखा जाए तो दोनों के लिए आपने एक्सपेरिमेंट आपको अलग अलग टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों एरर, अगर इसमें आने वाले एरर को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डेल जेड, इसमें होने वाला एरर मैंने फिर से समझाता हूं, अगर ए है तो ए में होने वाला एरर मेरा डेल ए होगा, अगर बी है तो बी में होने वाला मेरा एरर डेल बी होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो डेल जेड के केस में क्या होगा, ठीक है, डेल जेड के केस में आपका होगा, याद रखिए एरर को आप प्लस या माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो डेल जेड के केस में ये हो जाएगा मेरा डेल ए इंटू डेल बी, ठीक है। अभी मेरा ये एरर है, ठीक है, डेल ए और डेल बी एरर है, ठीक है। अभी मेरे को गलत हो गया यार। अगला हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के केस में एरर का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू आपका a इंटू बी है और डेल a और डेल b दोनों एरर है, a के रिस्पेक्ट में जो एरर है वो डेल a है और b के रिस्पेक्ट में जो एरर है वो डेल b है। तो इस कंडीशन में अगर आपको डेल z निकालना होगा तो डेल z के लिए हम क्या करेंगे, मैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ठीक है, z प्लस डेल z प्लस डेल z लिखूंगा तो मेरे को पता है कि z इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है। तो डेल z इज इक्वल टू भी आप समझ सकते हैं डेल a और डेल b होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस डेल a इंटू b प्लस डेल b, ठीक है। अल्टीमेटली अपने को यहां से क्या निकालना है, डेल z निकालना है। इस डेरिवेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है डेल z निकालना, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, z प्लस, अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं डेल z, मैंने यहां से क्या किया है, यहां से a कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से b कॉमन निकाल रहा हूं। पहले मैं यहां से a कॉमन निकाल दिया, a कॉमन निकाला तो ये मेरा हो जाएगा डेल a अपॉन a, ठीक है। यहां से अगर मैं b कॉमन निकालूंगा तो यहां पे हो जाएगा मेरा 1 प्लस डेल b अपॉन b, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं a भी यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है। अभी मैं a भी लिखने के बाद मेरे पास क्या बचा है, 1 प्लस डेल a इंटू 1 प्लस डेल b, ठीक है। अभी आपको पता है कि z इज इक्वल टू ए बी होता है, तो मैं इसकी जगह पे z भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसकी जगह पे z भी लिख सकता हूं मैं, तो इसको z भी रख सकता हूं, ठीक है। तो मैं मीनवाइल दोनों चीजें एक साथ करूंगा, इसकी जगह पे z लिखूंगा और यहां पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं z, ठीक है। क्यों लिखा मैंने ये z, क्योंकि z इज इक्वल टू ए बी हमने लिया है। अब इसको मैं जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 1 का आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। जब डेल a प्लस a का आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आपका डेल a अपॉन a हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेल b का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा हो जाएगा डेल b अपॉन b हो जाएगा। दूसरा जो टर्म हो जाएगा मेरा डेल a इंटू डेल b इंटू a इंटू b, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो z है, ठीक है, ये z मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये इधर पक्षांतर कर रहा हूं। तो ये z जब इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने के बाद अगर आप यहाँ पे डिवीजन में लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा z प्लस डेल z अपॉन z, ठीक है। अभी इधर क्या बचेगा मेरा, ये सारा टर्म बचेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिए कि डेल a और डेल b, ठीक है, दोनों एरर है,
एरर हमारा छोटा वैल्यू होता है और डेल ए बी जो है वो ए बी से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल है कि उसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर एक को आप अगर 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू आएगा हमारा बहुत छोटा वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 0.0000002434, इस तरीके का कुछ छोटा वैल्यू आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को, ये वाला जो मेरा टर्म है, इस टर्म को क्या कर रहे हैं, हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टर्म को नेगलेक्ट अगर हम करते हैं, नेगलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचा, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। यहां पे अगर आप डिवीजन करेंगे तो यहां पे भी अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, अलग अलग तोड़ दूंगा, तो यहां पे भी मेरे को क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल जेड अपॉन जेड, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हमारे इस साइड में भी +1 है और दूसरी साइड में भी हमारा +1 है। तो मैं क्या किया, ये +1 कैंसिल, जो मेरा फाइनल वैल्यू जो मिला है, ठीक है, मेरा फाइनल वैल्यू जो है ये है मेरा डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। अभी हमने डेल जेड अपॉन जेड ही क्यों निकाला, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है, जब मैंने एरर को एक्सप्रेशन के टर्म में आपको बताया था कि आपका जो ट्रू वैल्यू है और एब्सोल्यूट एरर जो है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमको निकालने का जरूरत पड़ता है, ठीक है, रिलेटिव एरर के लिए। तो ये रिलेटिव एरर आपको निकालना है, तो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा तो आपका रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अब इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। आप अगर छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू IR, ये ओम का नियम होता है, ठीक है। V जो है आपका वोल्ट है, जिसे हिंदी में विभवांतर कहते हैं। I जो है वो आपका करंट है, जिसे हिंदी में धारा कहते हैं। R जो है आपका रेजिस्टेंस है, जिसे हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि I आपने अलग से मेजर किया है और R आपने अलग से मेजर किया है, ठीक है। जब आप I मेजर कर रहे हैं तो I के केस में आपको क्या एरर मिल रहा है, डेल I। जब R आप मेजर कर रहे हैं तो R के केस में आपको क्या एरर मिल रहा है, डेल R। लेकिन अगर आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोलेगा, वोल्टेज के लिए अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है उस टाइम पे आप ये जो एक्सप्रेशन आप निकाल के लाए हैं, ये एक्सप्रेशन आप रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू, आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, अगर Z इज इक्वल टू A बाई B, A इंटू B था, तो उसके लिए हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया था डेल A अपॉन A डेल B अपॉन B। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, डेल I अपॉन I प्लस डेल R अपॉन R और इसके साथ 100 का मल्टीप्लीकेशन, तो आपका वोल्टेज का परसेंटेज निकल जाएगा। अभी तक हमने एरर के कॉम्बिनेशंस में देख चुके हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, प्लस देख चुके हैं और माइनस देख चुके हैं, ठीक है। अभी एरर के कॉम्बिनेशन में हम डिवीजन के टर्म में देखेंगे और पावर के टर्म में देखेंगे। सबसे पहले हम डिवीजन के टर्म में देखेंगे। तो उससे पहले, ये देखने से पहले हम यहाँ पे एक थ्योरम है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं और हिंदी में द्विपद प्रमेय बोलते हैं। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम से हम आगे का डेरिवेशन में हमारे काम आने वाला है। ये थ्योरम, ये आपको बता देता हूं, थ्योरम अगर है 1 प्लस ए की पावर n है प्लस 1 प्लस n इंटू ए प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू ए का स्क्वायर, इसी तरह से करते हुए पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो इसमें हम सारे टर्म्स को नहीं लेंगे, कुछ को छोड़ेंगे, ठीक है। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या है कि वो आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो पर्टिकुलर बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर में, और जो बायो के स्टूडेंट है उनको ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप
ये दो टर्म, स्टार्टिंग के दो टर्म याद रखिए, बाकी के टर्म हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वो नेग्लेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम डिवीजन के टर्म में देखते हैं। तो डिवीजन के टर्म में अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो अगर मेरा z इज इक्वल टू a अपॉन b रहेगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, z प्लस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। अभी मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से z कॉमन निकाल लिया, तो मेरा यहां पे बच गया 1 प्लस डेल z अपॉन z। यहां से a अपॉन b में ऊपर से a कॉमन लिया, नीचे से b कॉमन लिया, तो मेरे पास यहां पे बच गया 1 प्लस प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और नीचे मेरा आ गया 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ठीक है। अभी देखिए अपने को पता है z इक्वल टू a बाई बी है और यहाँ पे a बाई बी है, ये मैं दोनों कैंसिल कर दिया, तो इस साइड में मेरे पास क्या टर्म बच गया है अभी, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b पूरे की पावर में -1 इसलिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, हर में है, इसलिए यहाँ पे पावर में -1 आया, ठीक है। अभी ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हूं, इसके थ्रू हम इसको ये करेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि डेल जो रहता है, डेल जो रहेगा वो छोटा ही वैल्यू रहेगा, बहुत छोटा वैल्यू रहेगा, ठीक है, और a के कंपैरिजन में तो वो छोटा ही रहेगा। तो आप मान लीजिए अगर 5 को आप 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत ही छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अभी आपने वो आपको मिलेगा 0.00000 समथिंग मिलेगा, लेकिन आगे के टर्म में यहाँ पे क्या हुआ है, वो जो छोटा वैल्यू आया है उसका आप स्क्वायर भी कर रहे हैं और उसको फिर नीचे और डिवाइड भी कर रहे हैं, जैसे 1 इंटू 2, आगे ये डिवाइड होते जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से डिवाइड होगा, इंटू 5 से डिवाइड होगा, तो ऐसा करते हुए वो जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा होता चला जाएगा, इसलिए हम आगे के टर्म नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 2 टर्म्स तक हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर इन 2 टर्म में अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा n इंटू ए, n के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, a के जगह पे डेल a अपॉन a, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेल a अपॉन a, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा टर्म अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 की जगह पे तो 1 ही आएगा, ठीक है, उसके पावर में क्या होगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा डेल b अपॉन b, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा मेरा 1, ये 1 का आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका डेल a प्लस बी के साथ, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, इसको मैं माइनस प्लस ही लिखता हूं, और ये हो गया मेरा डेल b अपॉन b, ठीक है। फिर ये वाले टर्म का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल a अपॉन a, फिर यहां पे मेरा हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरा डेल a इंटू डेल b इंटू a इंटू b, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। नेग्लेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहां पे माइनस प्लस डेल b अपॉन b, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है, आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो मेरा ये 1 और ये वाला 1 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा आएगा डिवीजन के केस में, डेल z अपॉन z
इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाइनल एक्सप्रेशन डिवीजन के केस में इस तरीके से होगा। इसका न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगला है हम पावर के केस में देखेंगे। पावर के केस में क्या होगा, मान लीजिए यहां पे आपका z इज इक्वल टू ए की पावर n है। ठीक है, z इज इक्वल टू अगर मेरा a की पावर n है तो यहां पे क्या हो जाएगा, z प्लस डेल z हो जाएगा मेरा a प्लस डेल a पूरे की पावर में n। ठीक है, अब यहां से मैं a की पावर n को कॉमन निकाल रहा हूं। a की पावर n कॉमन निकाला तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस डेल a अपॉन a पूरे की पावर n। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी मैं क्या कर रहा हूं, z कॉमन निकाल दिया तो यहां पे मेरा क्या बच गया, डेल z अपॉन z। ठीक है, अभी यहां पे हम फिर से यही जो हमारा बायनोमियल थ्योरम है उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहां पे देखिए n है। ठीक है, तो यहां पे n इंटू डेल a अपॉन a हो गया। ठीक है, देखिए अपने को पता है z इज इक्वल टू a की पावर n है, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी a की पावर n है, ये दोनों में आपस में कैंसिल कर दिया। ठीक, अब आगे क्या हो गया 1 प्लस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू डेल a अपॉन a। ठीक, ये देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा डेल z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल a अपॉन a। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे का हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं। चलिए हम अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि अपने को अपेक्षित त्रुटि निकालना है या रिलेटिव एरर निकालना है, जहां पे दिया हुआ है z इज इक्वल टू a की पावर 1/2, b की पावर 3, c की पावर 4/3 और d का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर निकालना है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, डेल z अपॉन z ये निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को पता है, अभी हम सारा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, उन सारे चीज का अपन यहाँ पे अभी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, डेल z बाई z। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डेल z बाई z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा ये अपने को देखना है। ठीक है, a की पावर 1/2। अपने को पता है कि अगर हमारा z इज इक्वल टू a की पावर n होगा तो वहां पे हमारा डेल z अपॉन z जो होता है n इंटू a होता है। ठीक है, और अगर हमारा z इज इक्वल टू a बाई b हो तो यहां पे हमारा होता है डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, ये होता है हमारा डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। और इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के केस में भी हमारा इसी तरीके से होता है। अगर z इज इक्वल टू a इंटू b हो तो ये हमारा हो जाता है डेल z अपॉन z इज इक्वल टू होता है डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। ठीक है, अभी इसी सब का हम यहाँ को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, a की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, ये हो जाएगा डेल
ए अपॉन ए, सॉरी यहां पे आपका हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे इनटू है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल बी अपॉन बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन के केस में भी क्या होता है यहाँ पे हमारा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पावर में 4/3 है, तो अपने को पता है कि 4/3 आपका सामने आ जाएगा 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा डेल सी अपॉन सी। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो फिर से प्लस, यहाँ पे 2 डेल डी बाई डी। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रिलेटिव एरर निकल गया है, ठीक है। अगर परसेंटेज एरर बोलता तो इंटू 100 कर देते। तो यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाया हूं, और इसकी जगह पे अगर आपको कोई वैल्यू दिया रहता, ये फॉर्मूला देने के बाद आपको ए बी सी डी का वैल्यू दिया रहता, तब भी आप इसी तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया है। एरर का हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने को पता है कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ठीक है। R को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, V को हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, I को धारा बोलते हैं। यहाँ पे V का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। विभवांतर का क्या दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I का वैल्यू दिया है 100 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। यहाँ पे अपने को परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है। अभी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे V गिवन है, V है हमारा 100, डेल V कितना है प्लस माइनस 5 है, ये हमारा एरर है, विभवांतर में या वोल्टेज में एरर है। ये कितना है हमारा 5। I कितना है, I भी हमारा 100, ठीक है, और डेल I कितना है हमारा 0.2, ठीक है। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डेल R बाई R। तो अभी हम जो हमने डिवीजन के टर्म में जो पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डेल Z बाई Z अगर डिवीजन के केस में होता है तो क्या होता है, डेल A अपॉन A प्लस डेल B अपॉन B। तो यहाँ पे V बाई I है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सारा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या क्या है, डेल V का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, और ऊपर में कितना है, ये हमारा V का वैल्यू है 100, डेल V का वैल्यू है 5, प्लस डेल I का वैल्यू कितना है मेरा 0.2, और I का वैल्यू कितना है हमारा 100, ठीक है। अभी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.02 अपॉन 100। तो ये मेरा क्या निकल गया है, रिलेटिव एरर, ठीक है। अभी मेरे को निकालने क्या बोला है, यहाँ पे परसेंटेज एरर बोला है, तो परसेंटेज एरर ऑफ डेल R बाई R इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5.02 अपॉन 100। परसेंटेज एरर के लिए अपने को सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये 100 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 5.02%। ये हो गया हमारा इसका रिलेटिव परसेंटेज एरर। अब आगे हम देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस, जिसे हिंदी में विमीय सूत्र कहते हैं, ठीक है। विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि को विमीय सूत्र के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने को पता है कि लंबाई एक भौतिक राशि है, ठीक है। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो लेंथ का जो अपने को पता है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ को कैपिटल L से व्यक्त करेंगे, मास जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं उसे कैपिटल M से, टाइम, ठीक है, जिसे हिंदी में समय कहते हैं उसे कैपिटल T से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक सिंपल सा भौतिक राशि ले लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, ठीक है। LBH होता है, ठीक है। आपको पता है कि ये भी लेंथ भी जो होगा वो भी मीटर में होगा, H जो है वो भी आपका डिस्टेंस लेंथ का ही है, B भी है आपका लेंथ का ही है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं L इंटू L इंटू L, ठीक है। तो वॉल्यूम का मेरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L का क्यूब,
ठीक है, लेकिन जब आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0, ठीक है, L का क्यूब, समय का भी कुछ नहीं है इसमें क्वांटिटी, इसलिए T इज इक्वल टू 0, तो L क्यूब। अभी आप इससे इसका यूनिट या मात्रक भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका होता है हमारा मीटर, इसका भी होता है मीटर, इसका भी होता है हमारा मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर का क्यूब, ठीक है। तो विमीय सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम के केस में। अभी वेग या चार्ज, जिसे वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं, ठीक है, वो देखने का कोशिश करते हैं। तो अपने को पता है कि स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी ये हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये स्पीड है तो डिस्टेंस होगा, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हिंदी में ये आपका होता है गति और वेग, ठीक है। स्पीड जिसे गति कहते हैं, वेलोसिटी जो वेग होता है, ठीक है। अगर स्पीड है तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा आपका दूरी बटा समय, गति है तो दूरी बटा समय, अगर आपका वेग है तो विस्थापन बटा समय होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसका भी अगर आप यूनिट देखोगे तो ये लेंथ होता है, ठीक है। दूरी हमेशा आप लंबाई के टर्म में नापोगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल एल, ठीक है। टाइम जो रहता है वो हमारा कैपिटल टी, यहाँ पे द्रव्यमान कुछ भी नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा एल, ये टी नीचे है इसलिए ऊपर आएगा तो टी की पावर -1, ठीक है। तो इसका जो होगा मेरा ये होगा m0 है यहाँ पे, l t -1। अभी इसका यूनिट अपने को पता है कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो अपने को पता है इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी के केस में, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं त्वरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। तो वेलोसिटी का हमने निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हमारा क्या होता है एल टी -1, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा t, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन के केस में ये हो जाएगा मेरा एल टी की पावर -2। तो मेरा त्वरण का जो होगा m0 l t की पावर -2, ठीक है। अभी इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपने को पता है यहाँ पे क्या हो रहा है l t की पावर -2, l का क्या होता है मेरा मीटर, इसका होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, माइनस में है इसलिए यहाँ पे प्रति, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो विमीय सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, और विमीय सूत्र की सहायता से उसका मात्रक या यूनिट निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कोई भी भौतिक जो समीकरण है उसको वो सही है या गलत है, कोई भी इक्वेशन है वो सही है या गलत है, वो कैसे प्रूव करते हैं वो हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि विमीय विश्लेषण कैसे करते हैं या डायमेंशनल एनालिसिस किसी इक्वेशन का कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक थ्योरम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसे हिंदी में बोलता जाता है समांगता का सिद्धांत। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी हमारा भौतिक समीकरण है, उस भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो
सेम ही आना चाहिए, तब वो हमारा इक्वेशन करेक्ट है, शुद्ध है। अगर दोनों सेम नहीं आता है LHS और RHS, तो वो हमारा शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम RHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। ठीक है, तो L जो है हमारा वो लेंथ है, G जो है एक्सीलरेशन या त्वरण, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, उसको हम छोड़ देंगे। तो जब हम इसका निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे, तो ये हमारा L का हो जाएगा कैपिटल L अपॉन G का अपने को पता है L T माइनस 2 त्वरण का, जो हमने पीछे निकाला हुआ था। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, ये L और ये L कैंसिल हो गया, तो यहां पे मेरा क्या बच गया 1 अपॉन T की पावर माइनस 2। ठीक है, ये माइनस 2 है और ये 1 अपॉन में है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं T का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट हटेगा, तो यहां पे क्या बचेगा, ठीक है, तो ये मेरे पास सिर्फ इतना बचेगा। जब ये रूट से बाहर आएगा, तो बाहर में मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ T बचेगा। और ये जो T है, ठीक है, जिसे टाइम पीरियड बोलते हैं और हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं, ये समय का ही यूनिट है। तो यहां पे अगर आप LHS लेंगे, तो LHS इज इक्वल टू भी हमारा T आएगा। तो ये क्या हो गया, ये T और ये T। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ये जो है इक्वेशन जो है वो सही है, शुद्ध है, करेक्ट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। हम इसी तरीके से एक और इक्वेशन की शुद्धता जांच कर लेते हैं। ठीक है, न्यूटन चाचा ने हमारे 3 समीकरण 3 इक्वेशन दिए थे, उसमें से ये इक्वेशन है हमारा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, जहां पे S जो है आपका, जिसे हिंदी में विस्थापन कहते हैं, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। U जो है आपका, ये वेलोसिटी है। ठीक है, U इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक वेग। और A जो है आपका वो एक्सेलरेशन है, जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। T टाइम है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो S हमारा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से एक काम करता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं LHS। ठीक है, LHS में क्या है मेरे पास, यहाँ पे S है। ठीक है, S जो होता है वो विस्थापन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो रहता है वो लेंथ के टर्म में ही रहेगा। तो इसका क्या होगा, मेरा S का हो जाएगा सिर्फ L। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना, ये प्लस है दोनों में, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी चीज, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर एक ही तरह का क्वांटिटी होगा तभी वो आपस में प्लस हो पाएगा। अगर आप टमाटर गिन रहे हैं, 10 टमाटर और 20 टमाटर, दोनों को ही जोड़ पाएंगे। अगर 10 टमाटर और 10 आलू आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, जब विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण में अगर आपका प्लस या माइनस है, तो प्लस या माइनस में दोनों में से किसी एक टर्म का आपको विमीय सूत्र निकालना होगा। ठीक है, और नीचे में आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो अगर दोनों एक ही यूनिट होगा तभी प्लस होगा। ठीक है, तो RHS में मैं सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ UT को ले रहा हूं। ठीक है, एक बार UT को लेकर आपको दिखा दूंगा, एक बार AT स्क्वायर को लेकर दिखा दूंगा। ठीक है, U का जैसे मैंने आपको बताया है कि U का आपको पता है कि U जो है हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का हमने बताया था दूरी बटा समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना होता है, L टाइम T माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे T क्या है, तो ये मेरा T प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये -1 है और तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ L बच रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये टर्म लेके आपको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, अगर मान लीजिए RHS इज इक्वल टू मैं हाफ AT स्क्वायर लेता हूं। ठीक है, RHS इज इक्वल टू हाफ
AT स्क्वायर है। हाफ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। एक त्वरण होता है, त्वरण का अपने को पता है क्या होता है, हम पहले भी निकाल चुके हैं त्वरण का। ये होगा मेरा LT -2 और यहां पे मेरा हो जाएगा T का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए पावर में -2 है, यहाँ +2 है, यहां पे भी मेरा क्या बचेगा, L बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को विमीय विश्लेषण करना है।